अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। सो द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल इन 1896 एडी। 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने जो है वो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना से हमें वाकिफ़ करवाया था। ये कब हुआ था? जब ये एक फिश ब्लेंड के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, जो कि एक यूरेनियम मिनरल है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में यही आता है कि जब हेनरी बेक्यूरेल साहब किसी एक गुफा के पास से गुजरे तो वहाँ पर उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक मेटल है या एक समझे एक पत्थर है जो चमक रहा है। रात के वक्त में चमकता है और दिन के वक्त में उसकी रोशनी नहीं दिखती। तो इन्होंने उस पत्थर को जो है उस पर स्टडी की थी और उस पत्थर पे काफ़ी स्टडी करने के बाद इन्होंने ये कहा था कि ये पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, इमिशन हो रही है रेडिएशन की। और वो रेडिएशन जो हैं वो किस तरह से हैं उसके आगे हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं उसको आगे कि इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो इमिशन थी वाज कंटिन्यूस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेज, उसमें से जो रेज निकल रही हैं एलिमेंट में से, पिच ब्लेंड में से, वो कंटिन्यूस हैं, लगातार हैं। दीज रेज वर प्रोड्यूसिंग ब्राइट स्पॉट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स, आयोनाइजिंग गैस पेनिट्रेटिंग थ्रू थिन मेटल शीट्स एंड प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रेज हैं, ये जो रेडियो एक्टिव रेज हैं, क्या हैं? ये फोटोग्राफिक फिल्म पे लगती हैं तो ब्राइट स्पॉट छोड़ देती हैं, आयोनाइज कर सकती हैं किसी भी गैस को, इतनी एनर्जेटिक हैं। पेनिट्रेट कर सकती हैं थिन मेटल शीट से, अगर पतली आपकी लोहे की शीट्स हैं तो उनसे वो आर पार हो सकती हैं। प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब लगती हैं तो उसे चमका देती हैं। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन वैसे भी एक आपके पास ऐसा मटीरियल है कि जिस पे कोई लाइट लगती है, कोई रे लगती है तो ये चमक जाता है। ठीक है, यही जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमारी जो वाइट एलईडीज़ होती हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था पहले ज़माने में। जो हमारी वो वाइट कलर की लाइट्स होती थी या वो टूटती थी, उनमें सफ़ेद पाउडर निकलता था। दरअसल वो जो पाउडर था वो यही जिंक सल्फाइड हुआ करता था। Further, it was also observed that cooling, heating and compression did not affect these radiations। और भी इनको कुछ पता चला कि ठंडा कर देना इन रेस को, या इनको हीट दे देने से, या इनको कंप्रेस कर देने से इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, however wrapping of pitch blende in lead sheet could stop the emission of these rays। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर इसको हमने इस पिच ब्लेंड को, इस यूरेनियम मिनरल को लेड शीट के अंदर रैप कर दिया, रख दिया, तो इसकी जो रेडिएशंस हैं वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, लेड जो है एक एलिमेंट है, 82 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अंदर खासियत है कि अगर इस एलिमेंट के अंदर हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हैं तो उसकी रेडिएशंस जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकती। इनिशियली दीज रेज वर, आगे चलते हैं, इनिशियली दीज रेज वर नेम्ड एज बेक्यूरल रेज। जब ये स्टार्टिंग में इसके बारे में स्टडी की गई थी इन रेडिएशंस की तो इनका नाम बेक्यूरल रेज रखा गया था, लेकिन बाद में मेरी क्यूरी ने इसका नाम जो है वो रेडियो एक्टिव रेज दिया था। अब ये मेरी क्यूरी का क्या सीन है? मेरी क्यूरी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, मैडम क्यूरी, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। पोलैंड से इनका ताल्लुक़ है और फिर उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए जो है वो शिफ्टिंग की थी अपनी, और फिर इन्होंने जो है केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत काम किया है, रेडिएशंस की दुनिया में बहुत काम किया है, रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना में इनका बहुत काम है और इतना अजीम काम है कि वो वाहिद खातून है जिनको 2 नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। ठीक है, द एलिमेंट्स। अच्छा, अब डेफिनेशन में आ रहे हैं हम इसकी रेडियो एक्टिविटी की। ये द एलिमेंट्स। अच्छा, एक और बात कि बेक्यूरेल जो हैं उन्होंने इस पे जो पिच ब्लेंड के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, वो इसी पिच ब्लेंड की वजह से जो है वो इंतकाल हुआ उनका कैंसर से। क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक्सपोजर अगर हम होता है हमारी स्किन के साथ तो वो क्या करता है, हमें कैंसर में मुब्तला कर सकता है। तो इसी वजह से बेक्यूरेल जो है वो उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा, अब डेफिनेशन पे आ रहे हैं इसकी कि द एलिमेंट्स। ओके, ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन पे आ रहे हैं हम रेडियो एक्टिविटी की। ये द एलिमेंट्स व्हिच इमिट्स रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली, वो एलिमेंट्स जो रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली लगातार इमिट करते रहते हैं, आर नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ नेचुरल रेडियो एक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों याद रखिएगा कि एक तो ये अमल है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, इसमें 1 से लेके आपके 82 से लेके 118 तक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है,
लेड के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑग्मेशियम तक, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की है। इसके अलावा एक और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी है जो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर की थी 1932 में। अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन से लेके थीलियम तक, मतलब 1 से लेके 81 तक भी सारे एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव बनाए जा सकते हैं। आर्टिफिशियली तमाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन नेचुरली कुदरती तौर पे सिर्फ 82 से 118 तक है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मेरी क्यूरी एंड हस्बैंड पेरी क्यूरी आइसोलेटेड द रेडियोएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द पिचब्लेंड मिनरल एंड सेपरेटेड टू न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम। मेरी क्यूरी और उसके हस्बैंड दैट इज पेरी क्यूरी ने क्या काम किया, इन रेडियोएक्टिव कंपोनेंट्स जो हमारा पिचब्लेंड है, जो यूरेनियम मिनरल है, इसे आइसोलेट किया, इसे अलग किया और सेपरेट कर दिया दो अलग एलिमेंट्स के अंदर जिनका नाम रेडियम और पोलोनियम है, ठीक है। पोलोनियम जो है वो मेरी की वजह से रखा गया है, मैडम क्यूरी की वजह से ही रखा गया है, क्योंकि जो ये मेरी हैं इनका ताल्लुक पोलैंड से था, तो इसलिए जो है वो पोलैंड पे पोलोनियम रखा गया एलिमेंट, उसका नाम। सो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेज, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जब उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं कंटिन्यूसली, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं टू मोर स्टेबल एलिमेंट्स, और स्टेबल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। द emission of radiations continues till the stable element lead 82 is formed। ये जो आपकी ब्रेकडाउन होता है एलिमेंट्स का, ये कब तक चलता रहता है, जब तक एलिमेंट 82 लेड तक नहीं पहुंच जाता। मिसाल के तौर पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है। यूरेनियम क्या होगा, वो टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। अच्छा, कब तक रेडिएशंस निकलेंगी, तो तब तक रेडिएशंस निकलेंगी जब तक उसका एटॉमिक नंबर, जब तक वो जो है लेड में तब्दील नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये बात समझने की है थोड़ी सी। अच्छा, आगे ये एक्सपेरिमेंट देखें, इसमें दिखा दिया इसने खुद एक हमें एग्जाम्पल कि यूरेनियम जो है वो डिकम्पोज हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है किसमें, थोरियम के अंदर, और उसमें से क्या निकली है, अल्फा रेज निकली है, ठीक है। अल्फा रेज दैट इज उनका मास होता है हीलियम न्यूक्लियस के बराबर, तो इसलिए हीलियम दिया गया है यहाँ पर। तो इसी तरह से थोरियम भी टूटेगा, वो पीछे जाएगा दूसरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, और फिर इस तरह से ब्रेकडाउन होता रहेगा। कब तक ब्रेकडाउन होगा, जब तक वो 82 तक नहीं पहुँच जाते। अच्छा, nuclear radiations are also produced when a stable element is bombarded or struck by a nuclear particle। न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं, अब यहाँ पर वही जिक्र कर रहा है आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी का, कि अगर आपका कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं किसी स्टेबल एलिमेंट के अंदर भी। जैसे हमने बात की 1 से लेके 81 तक सारे स्टेबल हैं, लेकिन इसे आप बना सकते हैं रेडिएशंस इनके ऊपर अप्लाई करके, स्ट्रक करवा के इनको जो है आप तब्दील करवा सकते हैं, इन्हें आप क्या कर सकते हैं, इन्हें अनस्टेबल बना सकते हैं, ठीक है, बाय बम्बार्डिंग और स्ट्रक बाय न्यूक्लियर पार्टिकल इन पे स्ट्रक करें और ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। इस अमल को आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है। ओके, फिर अब टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हमारे पास 3 टाइप्स हैं रेडिएशंस की, जो कि रेडियोएक्टिव मटेरियल में से निकलती हैं। एक होती है अल्फा रेज, दूसरी होती है बीटा रेज, और तीसरी होती है गामा रेज, ठीक है। सो रदरफोर्ड ने जो है वो टाइप्स ऑफ रेडिएशन को डिस्कवर किया था, वो किस तरह से किया था उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। क्या हुआ था कि रदरफोर्ड प्लेस्ड रेडियोएक्टिव मटेरियल इन लेड ब्लॉक या लेड बॉक्स एंड द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम इट वर पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा रदरफोर्ड ने, और जो है उसमें से रेडिएशंस पास हुई, और जो रेडिएशंस पास हुई वो किसके थ्रू हुई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हुई। मतलब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कराई थी। कुछ बुक्स में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जिक्र होता है, ठीक है। तो मिसाल है यहाँ पर जो है वो ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है, हमने पढ़ा ऊपर कि जो हमारे रेडियोएक्टिव रेडिएशंस होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करती हैं, स्पॉट छोड़ देती हैं। तो इसीलिए इसको रखा गया था कि अगर यहाँ से कोई रेडिएशंस निकलेंगी तो इस पर स्पॉट छूट जाएगा, और इस तरह से मैं उसको फाइंड कर लूँगा कि कौन सी रेडिएशंस का जो है चार्ज कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर अल्फा रेज जा रही हैं हमारी, वहाँ पर इसने जो है एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसने यहाँ पर नेगेटिव पोल रखा था। ओ उसने यहाँ पर जो है नेगेटिव पोल रखा था मैग्नेट का, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव पोल रखा था मैग्नेट का। तो हम ये खुद जानते हैं कि पोलोनियम में से अगर रेडिएशंस निकलेंगी तो जो पॉजिटिव होंगी वो कहाँ मुड़ेंगी, वो मुड़ जाएंगी हमारे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ चली गई, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की तरफ चली गई।
तो ये मामला हुआ था। ही ऑब्जर्व 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, 3 टाइप की रेडिएशंस को, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा का पॉजिटिव चार्ज, गामा का नेगेटिव चार्ज, और अल्फा का पॉजिटिव चार्ज, बीटा का नेगेटिव चार्ज, और गामा का कोई चार्ज नहीं है क्योंकि वो अनअफेक्टेड रही थी उस रेडिएशन, उसके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। द सेपरेशन ऑफ रेडियोएक्टिव रेज वर आल्सो मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी जो है वो सेपरेट किया गया और उसको देखा गया। ठीक है जी। इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू साउथ पोल एंड बीटा टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। जो अल्फा रेज थी वो साउथ पोल की तरफ मुड़ गई, और जो अल्फा रेज जो थी वो साउथ पोल की तरफ मुड़ गई, और जो हमारी बीटा रेज थी वो नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ गई थी। ठीक है, ओके। अब है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अब जो है हम प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है इनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, इन तमाम रेज को। तो स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टी है मास। तो अल्फा रेज का मास क्या होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब अगर किसी एलिमेंट में से अल्फा रेज जो है वो निकलती हैं तो उसका मास जो है वो 4 नंबर्स कम हो जाएगा, और अगर किसी एलिमेंट में आप अल्फा रेज को ऐड करते हैं तो उसका मास जो है वो 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 प्लस कर लें आप उसके अंदर। और अगर किसी एलिमेंट में से बीटा रेज निकलती हैं तो उसका मास जो है वो 1/1836 mu टाइम जो है वो घट जाएगा, और अगर ऐड करेंगे तो इतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन गामा रेज किसी एलिमेंट में से निकलती हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मास बढ़ता है ना मास घटता है। कंपोजिशन जो है अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा रेज जो हैं वो 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन से मिलकर बनती हैं, लाइक हीलियम न्यूक्लियस। इसीलिए हमने ऊपर जिक्र किया था हीलियम न्यूक्लियस जो है वो एक्स्ट्रा में निकला था जब यूरेनियम जो है वो थोरियम में चेंज हुआ था। बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से अंदर मौजूद होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो किसी भी चीज़ से कंपोज नहीं होती। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या है इनकी, डिफ्लेक्शन का मतलब, डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ जाना। सो अल्फा रेज की बात करते हैं तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो अल्फा रेज मुड़ जाती हैं। ठीक है, और जो बीटा रेज हैं दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट टू द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ अल्फा रेज। अब मामला क्या है कि जो हमारी अल्फा रेज हैं क्योंकि उनका पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ेंगी, और जो हमारी बीटा रेज हैं वो भी डिफ्लेक्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएंगी। ओके, दे पास, अच्छा अब गामा है, दे पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होता, तो ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी और ये गुजर जाएंगी। जो चार्ज है हमारे अल्फा रेज का वो है +2। मतलब किसी एलिमेंट के अंदर से अगर ये निकलती हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 जो है वो घट जाएगा, और अगर किसी में ऐड होती हैं तो 2 नंबर उसके बढ़ जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं बीटा रेज की तो -1 चार्ज इसका होता है, मतलब किसी एलिमेंट में से निकलती हैं तो उसका एक एटॉमिक नंबर गिर जाएगा, किसी एलिमेंट में ऐड होती हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 टाइम बढ़ जाएगा। और ये जो हमारे गामा रेज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, फिर आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा रेज, they have ionization power 100 times then greater than बीटा रेज। 100 गुना बीटा रेज से ज़्यादा होती है इनकी आयोनाइजेशन पावर, और 10,000 गुना गामा रेज से, मतलब हाईली आयोनाइजेशन पावर होती है हमारे अल्फा रेज के पास। आयोनाइजेशन पावर का मतलब किसी चीज़ को आयोनाइज कराना, इनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बीटा रेज के अंदर दे हैव लोअर आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा रेज। इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो 100 टाइम्स कम है किससे, अल्फा रेज से। और अगर हम बात करते हैं गामा रेज की तो दे हैव लोअर आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज। मतलब अल्फा रेज से और बीटा रेज से भी इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो बहुत कम होती है गामा की। ओके, इसके बाद पेनिट्रेशन पावर, गुजर जाने की, किसी भी चीज़ के अंदर से सबसे ज़्यादा पावर किसमें है। तो अगर बात करते हैं अल्फा रेज की तो दे हैव लीस्ट पावर, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, ये नहीं गुजर सकती। ठीक है, और अगर बात करते हैं बीटा रेज की तो दे हैव मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो मॉडरेट होती है। और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज गामा रेज की तो दे हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, इनकी हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जिसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी, जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन पावर कम होगी। मतलब इनका ताल्लुक जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अच्छा, अब अगर स्पीड की बात करते हैं तो दे ट्रेवल, अल्फा रेज ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, तो उसका 20वां हिस्सा। ठीक है, और जो हमारी बीटा रेज होती हैं वो 9वां हिस्सा होता है उनके पास स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गामा रेज की तो वो जो है बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो क्या करती हैं, सफ़र करती हैं, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, अगर हम अब बात करते हैं हम यूजेस की,
कि इनका यूज़ क्या है। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी हैं कि व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मोलर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल भी हम पढ़ के आए ऊपर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास रेडिएशन है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर से खारिज होती है, और इसका मोलर मास जो है वो क्या होता है, उसका मोलर मास 4 एटॉमिक यूनिट होता है, ठीक है, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर द पेनिट्रेटिंग पावर एंड आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा एंड बीटा रेस। अपने क्या करना है, कंपेयर करना है पेनिट्रेशन पावर को और आयनाइजेशन पावर को। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, क्या है हमारे पास, आयनाइजेशन पावर अल्फा रेस की सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम, गामा की सबसे कम, और पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं तो अल्फा की सबसे कम, बीटा की मॉडरेट और गामा की सबसे ज़्यादा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक जिसे मैंने ऊपर जिक्र किया। यूजेस क्या होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस के, इन मेडिकल फील्ड न्यूक्लियर रेडिएशंस आर यूज्ड टू डायग्नोस, मॉनिटर एंड ट्रीट वेरियस डिजीज। न्यूक्लियर मेडिकल फील्ड के अंदर इसका काम होता है, ठीक है जी, बहुत सी बीमारियों को जो है तशखीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको ट्रीट करने के लिए भी, ठीक है। दीज रेडिएशन आर यूज्ड टू स्टडी द बोन फॉर्मेशन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो बोन की फॉर्मेशन होती है उन्हें भी जो है इन्हीं रेडिएशन के जरिए पढ़ा जाता है। रेडियोथेरेपी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट भी जो है वो रेडियोथेरेपी के जरिए की जाती है और उसमें भी रेडियो एक्टिविटी का ही एक बहुत बड़ा जो है उसका किरदार होता है। रेडियो आइसोटॉप्स इमेंस रोल इन द ग्रोइंग फील्ड कॉल्ड न्यूक्लियर मेडिसिन, ग्रोइंग फील्ड के अंदर जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स का ही बड़ा काम होता है। जैसे हमने कार्बन डेटिंग की लिए हमने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, आपने ये कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की एज फाइंड करते हैं, वो भी एक रेडियो एक्टिविटी का काम है। इन एग्रीकल्चर, यहाँ पर आगे वही एग्जाम्पल के, इन एग्रीकल्चर फील्ड रेडियो इन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बड़ा सा काम है कि रेडियो आइसोटॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के लिए सीड्स को और प्रोडक्शन करने के लिए नई वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को, ठीक है, नई खेतियां उगाने के लिए, नई खेतियों के बारे में पढ़ने के लिए भी इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दे आर यूज टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कराची के अंदर भी यही काम हो रहा है। अब न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं और उससे जो है बिजली बनाई जा रही है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस लाइक कराची के अंदर जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस लगाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से, हीट एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। इन इंडस्ट्रीज दीज आर यूज टू मॉनिटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर इस काम को, इन रेडिएशंस को, ठीक है। आल्सो हेल्प्स टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मेटल्स की थिकनेस और उनकी डेंसिटी और थिकनेस ऑफ प्लास्टिक को भी जो है वो जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है स्टडी करने के लिए रॉक्स की एजिस को। कार्बन 14 आइसोटोप इज यूज्ड टू मेजर द एज ऑफ फॉसिल्स इन एंड आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजी में, और जो है फॉसिल्स की एज फाइंड करने के लिए कार्बन 14 को इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने आइसोटोप्स के ऊपर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बनाया, और होपफुली आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।